हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैलेंज सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बीमारियों का जो कि आपके पेट को परेशान करते हैं। ये डिजीज भी हो सकते हैं और ये डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। लेकिन डिजीज क्या होता है, डिसऑर्डर कैसे होता है, इसे हम सरल भाषा में जो एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके हिसाब से कैसे समझें। डिजीज उसे कहते हैं जो आपकी बॉडी में किसी न किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या किसी भी तरह का कोई और माइक्रोज्म क्यों ना हो, उसके आ जाने की वजह से होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो डायरिया सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। डायरिया, गलत खाना खा लिया, दूषित पानी पी लिया तो आपको डायरिया होगा, ये डिजीज कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपकी ही बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट किसी केमिकल कॉन्स्टेंट के ज्यादा हो जाने या कम हो जाने की वजह से होता है तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो पथरी की बात कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के ज्यादा हो जाने की वजह से हो जाता है। पेप्टिक अल्सर के बारे में भी बात कर सकते हैं, जहां पे एसिडिटी के बढ़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो दोनों में बेसिक सा जो अभी तक एक्सेप्टेड किया गया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेट के संबंधित बीमारी की, तो इनमें दोनों चीजें बराबर मात्रा में प्ले करती हैं अपना अपना रोल। डिजीज भी अफेक्ट करता है और डिसऑर्डर भी अफेक्ट करता है। और जिस मौसम में ये वीडियो बना रहा हूं वो मानसून का मौसम है, मिड जुलाई चल रहा है, तो इसमें काफी सारे चांसेस हैं कि ये में कोई प्रॉब्लम किसी न किसी को अफेक्ट करे। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो लंबे समय के बाद आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन डिजीज के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। सबसे पहले वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हम आज के वीडियो में किन किन डिजीज या डिसऑर्डर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीईआरडी का, जिसको आप आगे डिटेल से देख पाओगे। फिर हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। देन अगला होगा हमारा होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है, बहुत बेसिक किसी प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिपेशन है। फिर हम बात करेंगे आपके डायरिया के बारे में। फिर आपका गॉल स्टोन यानी कि पित्ताशय का पथरी जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा पैनक्रिएटाइटिस होगा, आपके पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्या उसके बेसिक सिम्टम देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट के नॉर्मल अप्रोच आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हेपेटाइटिस हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कोलोन के पॉलिप्स के बारे में, जो कि कन्वर्ट हो सकता है कह रहा हूं कैंसर के रूप में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स के बारे में। चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल के समझने के लिए। तो एक एक करके हम उनके डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस इमेज की सहायता से हम पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दो चीजें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वो होगा आपका जीईआरडी, अल्सर भी कवर हो सकता है और जीईआरडी भी कवर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा अल्सर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग टाइप के अल्सर, चाहे वो डियोडिनल अल्सर हो, चाहे वो कोलोन अल्सर हो, या फिर आपका स्टमक यानी कि पेप्टिक अल्सर हो, इसमें हम इसको कवर कर सकते हैं। कई बार इसोफेगल के अल्सर को भी इसमें कवर करता हुआ दिखाया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो आपका डायरिया का, कि आखिर ये डायरिया क्या होता है, उसके कौन कौन से बेसिक कॉजेस वगैरह होते हैं और क्या उनके मेन मेन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे डायरिया का उल्टा कॉन्स्टिपेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस काफी लोगों को, खास करके एजेड लोगों को, प्रेग्नेंट वुमेन को परेशान करता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपका पैनक्रिएटाइटिस की, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इन्हीं पैनक्रिएटाइटिस के जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले पहले स्लाइड पे चलते हैं और देख लेते हैं कि हम किन किन डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन कि आखिर वो होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले डिजीज का, और ये हमारा पहला डिजीज है जीईआरडी। जीईआरडी का पूरा नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ा बीमारी है क्या? ये कोई बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है? बीमारी कोई भी छोटी नहीं होती, इसका पहला वह ध्यान रखिएगा। बीमारी छोटी या बड़ी तब हो सकती है जब आप उसे नजरअंदाज करें या आप उसका प्रिकॉशनरी मेथड करें। अगर प्रिकॉशनरी मेथड फॉलो करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी सॉल्व हो सकती है। जीता जाता एग्जाम्पल हमारे युवराज सिंह के कैंसर को ठीक करने का है, और कई बार छोटी से छोटी चीज भी जानलेवा बन सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डायबिटीज में छोटा सा विकट अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वो गैंग्रीन बन सकता है। स्टॉल और डिपेंड्स अपॉन योर एंड योर अवेयरनेस। तो सबसे पहले जीईआरडी का मतलब समझते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज ना, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो फिर मैंने पहली बार ये क्यों बोला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज? क्योंकि ये लाई करता है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या है? देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी और मेडिकल के साथ साथ जनरल पब्लिक भी शायद वीडियो को देख रहे होंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि जीआईटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जिस ऑर्गन से, जिस पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट होता है और जिस पार्ट से वो खत्म होकर के बॉडी से बाहर वेस्ट को निकाल देता है,
ये पूरा पाथवे जीआईटी कहलाता है। तो उस पाथ में से किसी भी पार्ट को अगर कोई अफेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो जीआईटी का पार्ट है, और उसी पार्ट के अंदर आ जाता है आपका गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें गैस्ट्रो का मतलब आपके पेट से है और इसोफेगियल का मतलब इसोफेगस से है। अब ये इसोफेगस क्या होता है? अगर आप सिंपल सा देखेंगे तो इसोफेगस एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो फूड पाइप कहलाता है। अगर मैंने कुछ खाया, कुछ पिया, तो वो आपके सीधे पेट में ब्लूटूथ से तो नहीं पहुंच जाएगा। इसके लिए वायर चाहिए, और ये वायर का काम, नली का काम, ये आपका इसोफेगस करता है। ऐसे जब आप इंगल्फ करते हो ना, तो वो आप महसूस करते हो कि कोई बर्फ खा लो, सबसे अच्छा समझ में आ जाएगा बर्फ खा लो। जब आप बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा खाते हो तो वो पूरा कहाँ कहाँ से जा रहा है वो आपको समझ में आता है। तो ये आपका इसोफेगस कहलाता है। अब गैस्ट्रो इसोफेगियल का मतलब दोनों के जॉइंट्स की बात है। अब रिफ्लक्स की बात करते हैं। रिफ्लक्स का क्या मतलब होता है? रिफ्लक्स का मतलब काइंड ऑफ, एग्जैक्टली नहीं, बट काइंड ऑफ रीबाउंड से है। एग्जाम्पल समझाता हूं कि आप अपने घर की एक दीवार जो कि वेस्ट हो गई हो, घर की दीवार में ट्राई मत करिएगा, उस पे एक लोहे का बड़ा बॉल फेंक के मारो, क्या वो आपकी तरफ वापस आएगा? नहीं आएगा शायद। उसके बाद आप ड्यूस की बॉल को मारो तो थोड़ा सा वापस आ सकता है। इसके बाद आप लेदर की बॉल मारो, वो काफी ज्यादा वापस आएगा। और अगर आपने बचपन में छोटे छोटे रंग बिरंगे बॉल फेंकते थे तो थोड़ा सा भी गिर जाए तो कितना सारा बाउंस होता था, उसको आप मार के देखो, पूरा चेहरे की तरफ आएगा और इवन एक दो तीन बार ज्यादा आ जाएगा। तो ये रिफ्लक्स है, काइंड ऑफ रिबाउंड ही समझ के चलो। जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस किए गए या उस लिए गए फूड के रेस्पेक्ट में हमारा स्टमक एसिड बना देता है। ये एसिड आराम से उस फूड को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको आगे आपकी बॉडी की ओर भेजता रहता है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, ये जो एसिड है वो वापस निकलना चाहता है इसोफेगस की तरफ। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होता, ऐसा मेरे साथ नहीं होता, ऐसा मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस जीआईटी और इसोफेगस के बीच में एक लॉक पाया जाता है, एक ताला पाया जाता है, काइंड ऑफ वाल्व पाया जाता है, जिसी को हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर रिवर्स फ्लो को रोकता है। चलिए मैं आपको डेमो करता हूं। ये स्फिंक्टर है आपका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। अभी ये नॉर्मल पोजीशन पे है। तो जब कभी भी हम फूड लेते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में एसिड बन रही है। तो ये जो बॉल्स आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, ये एज्यूम करिए कि ये आपके एसिड और बाइल्स हैं। तो ये पूरे डाइजेशन के रिस्पांस के अकॉर्डिंगली फिल होते जाते हैं। आई विल फिल इट फुली। तो इसके बाद देखिएगा क्या होगा। तो ये पूरा जो कंटेंट है हमारा, इंक्लूडिंग फूड, उसके बाद बाइल, उसके बाद एसिड, सब इसके अंदर पैक भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहां से। इसके बाद हमारा स्फिंक्टर किस तरह से टाइट क्लोज हो जाता है। इसके क्लोज होने की वजह से उल्टा करने पे भी ये नहीं गिर रहा, तो कोई रिफ्लक्स का चांस नहीं है। ये नॉर्मल केस में है, आपकी मेरी बात है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, सब कुछ आराम से अच्छा होगा। बट अगर किसी को जीईआरडी की प्रॉब्लम होती है तो ये जो स्फिंक्टर है वो खराब या लूज बोल लीजिए, लूज हो जाते हैं। तो ये बार बार अपना रिफ्लक्स करेंगे। जब ये दबेगा तो ये कंटेंट जो है एसिड के कुछ इस तरीके से निकलते हुए आएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये जो रिफ्लक्स है वो वापस इसोफेगस पे जाएगा, जिसके कारण से हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होगी, जलन की प्रॉब्लम होगी। तो यही सिंपल सा एक्सप्रेशन था आपका जीईआरडी के केस में। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ये स्फिंक्टर लूज हो गया हो, प्रॉपर काम ना कर रहा हो, तो जब ये स्फिंक्टर के पहले हमारा जीआईटी थोड़ा सा पुश होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसके जो एसिड कंटेंट हैं वो बाहर जाने के चांसेस बनेंगे। और अगर वो बाहर चला गया तो आपको इस जगह इसोफेगस वाले पार्ट पे बहुत तेज जलन का एहसास होगा। और इसी जलन का कारण क्या है? रिफ्लक्स। कहां से निकल गया है एसिड? आपके स्टमक से। इसलिए ये जीईआरडी कहलाता है। अब आपको बेसिक समझ में आ गया। मैं केवल यहाँ पे डेफिनेशन समझा रहा हूँ, डिटेल से चाहे तो अवेलेबल है चैनल पे। उसके बाद जो दूसरा डिजीज है हमारा, वो है आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज। अल्सर क्या होता है भाई? अल्सर के बारे में आपको समझना है, बहुत छोटी सी बात है, आराम से समझ सकते हो। आपके मुंह में तो छाले हुए होंगे कभी ना कभी, नहीं हुआ तो बहुत लकी इंसान हो। अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं तो कैसा महसूस होता है? आप बढ़िया छाले हुए हैं और आप तेज स्पाइसी वाला खाना खा के तो देखो कैसा लगता है। जिसको डांस नहीं आती वो भी डांस करने लग जाएगा। क्यों ऐसा होता है? जब अल्सर नहीं था या जब अल्सर ठीक हो जाएगा उसके बाद तो ऐसा नहीं होता। आप तो मिर्ची चबा चबा के खा जाओगे। फिर इस बीच में ऐसा क्यों होता? आप कहोगे सर मुंह में, गाल में, चिक में, लिप्स में, कहीं पे भी जहाँ पे हुआ होगा, वो स्किन जो है थोड़ी सी छिल जाती है, थोड़ा सा कटाव जैसा हो जाता है, तो वो एक्सपोज हो जाता है। जब मैं उसके ऊपर कोई मसाला मिर्च वाला खा लेता हूं तो वो टच करता है डायरेक्टली अंदर के टिश्यू को, जिससे मुझे बहुत जलन होता है। बाकी टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि अब बाकी टाइम या तो होने से पहले या तो ठीक होने के बाद एक कवर रहता है जो उसको रोक देता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने तो बहुत अच्छा फार्माकोलॉजी समझा दिया। ये आपका लैंग्वेज है, भले मुंह से मेरे निकल रहा होगा। यही चीज तो है अल्सर। अब ये अल्सर मुंह में होगा तो ये मुंह का अल्सर, माउथ अल्सर, ओरल अल्सर या मुंह के छाले कहलाएगा।
ये जिस भी जगह होगा वो उसी नाम से जाना जाएगा। पेट पे होगा तो आपका पेप्टिक अल्सर कहलाएगा, ड्यूडेनम पे होगा तो ड्यूडेनम अल्सर कहलाएगा, आपके इसोफेगस पे होगा तो इसोफेगियल अल्सर कहलाएगा। इट्स सिंपली, अब अल्सर का मतलब समझ लो, ये है इट्स ओपन सोर दैट डेवलप इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये स्टमक की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टमक और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफनली कॉज्ड बाय आइदर हाइपर एसिडिटी और एच पाइलोरी। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जनरली लोग ये माना जाता था, लोग ये मानते थे कि बहुत अधिक मसाला मिर्च खाने की वजह से, डाइट की वजह से आपको अल्सर होता है। एक साइंटिस्ट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने डिस्कवरी की कि नहीं भैया वो एक कारण है, वो एक फैक्टर है, बट दिस इज नॉट द ओनली वन फैक्टर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये भी अल्सर कॉज करता है, लेकिन बाकी लोगों को तो मानना था नहीं, क्योंकि नई चीजें कभी भी इजीली एक्सेप्ट तो होती नहीं। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एच पाइलोरी जो एच बैक्टर है, उस एच पाइलोरी का पूरा सस्पेंशन बनाया और उसे पी गए। पीने के कुछ समय बाद उनको अल्सर हो गया, जो कि रिपोर्ट में आ गई, और इसी खोज की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार तक मिला है। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था। तो अल्सर के बारे में डिटेल से समझाऊंगा इमेज की सहायता से। अगला है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज का मतलब क्या है? देखो, लैक्टोज का मतलब होता है जो दूध या दूध के प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब आप सोचोगे दूध पीना तो किसे पसंद नहीं है? भाई आपको पसंद है, मुझे पसंद है, क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। जो चीजें डाइजेस्ट हो सकती हैं वो सबको पसंद होगा, लेकिन जो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो सकती वो किसको पसंद होता है? डाइजेस्ट के दो मतलब निकालिए यहाँ पे, एक तो पेट का पचाने वाला डाइजेस्ट और दूसरा मन का पचाने वाला डाइजेस्ट। अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा 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 कर सकता है, इतना सुपर स्टार है, इतना सुपर स्ट्रांग है कि पहाड़ को भगवान जी हनुमान जी के अलावा कोई दुनिया में तो है ही नहीं, लेकिन आपको मैं अतिशयोक्ति कहूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहाड़ को तो ना सही, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ऐसे उठा सकता है, तो आप बोलोगे यार ये आपकी बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। वहां पे पचाने वाला डाइजेस्ट नहीं है, उसको एडजस्ट करने वाला डाइजेस्ट है। तो यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको, क्यों आप पचा नहीं पा रहे हो? क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया, ठीक है। कोई पत्थर वत्थर होता तो शायद यकीन भी कर लेते। अब बेटा यही चीज तो कॉन्सेप्ट है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है, मेरी स्टूडेंट थी, उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी हमने करवाया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था और स्टूडेंट भी बहुत इंटेलिजेंट थी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है कि अगर दूध या दूध से बने किसी प्रोडक्ट एक्सेप्ट घी की बात हम करें, तो वो अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है और उसमें लैक्टोज है, तो उसकी बॉडी उस लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। एज देख रहे हो? एज का मतलब एंजाइम है। तो अगर मैं मान लो मैं नॉर्मल व्यक्ति हूं और मैं कोई भी दूध से बने प्रोडक्ट को ले रहा हूं, तो मेरे अंदर ऑलरेडी लैक्टेज प्रेजेंट है। ये लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ देगा, जिससे मेरी बॉडी यूज कर लेगी और अच्छा लगेगा। लेकिन जिसके में तोड़ने वाला ही नहीं है वो कैसे करेगा? उसकी बॉडी एडजस्ट नहीं करेगी और वो टूटेगा नहीं, इससे उसको प्रॉब्लम जाएगी। चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो, इवन दूध की चाय भी क्यों ना हो, मट्ठा हो, छाछ हो, सब जिसमें कहीं न कहीं आपको लैक्टोज़ प्रेज़ेंट है, वो दिक्कत करेगा। जनरली घी में नहीं देखने को मिलता, ठीक है? ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला है हमारा कॉन्स्टिपेशन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मैक्सिमम लोगों को अफ़ेक्ट करता है, वो है आपका कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? एक जनरल डब्ल्यूएचओ के डेफिनिशन के अकॉर्डिंगली अगर रफ में बात करूँ, तो कोई व्यक्ति लगातार 3-4 दिनों तक अपने स्टूल को सही तरीके से इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा है, पास नहीं कर पा रहा है और उसका स्टूल इतना हार्ड हो गया है कि उसको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। एक आध बार हो गया आपको, मेरे को, किसी को, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन है तो उसी कैटेगरी का, बट वो प्रॉब्लम नहीं कहलाएगी, जस्ट रूटीन कहलाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन के कई कारण हैं, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और भी बना दूंगा आगे जाकर के। मेन पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिपेशन में जो स्टूल है बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है वो भी जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं अपने इंटेस्टाइन की, तो मान लीजिए कि ये आपका इंटेस्टाइन है, ठीक है? इस पे अभी ये स्टूल रखा हुआ है। अभी स्टूल ना तो सॉफ्ट है, ना तो हार्ड है, नॉर्मल है। तो क्यों स्टूल नॉर्मल रहता है? उसका कारण ये है कि इसमें वाटर का इन और वाटर का आउट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा रेगुलेट होता रहता है। बराबर मात्रा में पानी रहता है तो वो स्टूल नॉर्मल रहता है। अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है तो इसे बाहर भेज करके उसके पानी को कम करता है। अगर कम पानी है तो बाहर से पानी खींच करके उसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है। किसी कारण से ऐसा हो कि पानी आना कम हो जाए, आ ना पाए, केवल जाते जाए यहाँ से, तो वो स्टूल हार्ड होने लगेगा और हार्ड होगा तो उसके इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम जाएगी और यही आखिरी वाला प्रॉब्लम यानी कि हीमोरॉइड्स पाइल्स का रूप ले सकता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक गीली मिट्टी ले लो, बरसात का मौसम है, गीली मिट्टी ले लो उसे, अब किसी दूसरे समय जब धूप निकल जाए, इसे धूप पे छत पे रख दो। गीली मिट्टी जब रहेगी तो आप उसे उसका शेप चेंज कर सकते हो, आराम से चेंज कर सकते हो, किसी भी रूप में ढाल सकते हो। लेकिन जब वो सूख जाएगा तो
आप कुछ कर सकते हो? नहीं। तो बताओ क्यों सूखा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होगा कि धूप में रखा। धूप में रखने से क्यों सूखा? क्योंकि धूप गर्मी से मिट्टी के अंदर जो पानी रखा गया है, वो इवोपरेट होने लग गया, पानी जाने लग गया, पानी अंदर कम होने लग गया, इसीलिए हार्ड होने गया। यानी कि हार्ड इज इक्वल टू लेस वाटर। जितना लेस वाटर उतना ज्यादा हार्ड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में भी है। इसके बाद अगला जो है आपका, वो है डायरिया। डायरिया क्या होता है? इट्स अ फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट पे ध्यान दीजिएगा, बार बार, तुरंत तुरंत होने लगे, लूज मतलब एकदम ढीला, और वाटरी बिल्कुल पानी के जैसा हो, और ये इन्फेक्शन की वजह से हो या मेडिसिन की वजह से हो, तो वो डायरिया कहलाता है। आपने तो सुना होगा कि इन्फेक्शन की वजह से होगा। मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि गंदा पानी पी लिया बरसात में, नल नल से गंदा पानी आ गया, इट्स ओके, समझ में आता है। लेकिन मेडिसिन क्यों लिखा है यहाँ पे? भाई कई मेडिसिन ऐसे होते हैं, खास करके एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी के ड्रग, एंटी वायरल कैटेगरी के ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, इसको शॉर्ट में बोलूं तो मैं एंटी माइक्रोबियल बोल सकता हूं। तो उस कैटेगरी के ड्रग क्या करते हैं, वो हमारे स्टमक में जो अच्छे बैक्टीरिया होता है, गट बैक्टीरिया जो होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, और इसकी वजह से डायरिया भी होता है। मतलब हाँ, सही सुना आपने, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और लूज मोशन भी हो सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन पर्सनल इंडिविजुअल एंड डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स टू। ठीक है, मोस्टली डायरिया होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला, वह आपका गॉल स्टोन, यानी कि पित्ताशय की पथरी। पथरी तो सुना होगा, मैं किडनी की पथरी की बात नहीं कर रहा, मैं पित्ताशय की पथरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये पथरी अलग अलग डाइट से, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, कई बार माइक्रोजम की वजह से भी धीरे धीरे पास आने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, और धीरे धीरे डिपॉजिट होकर के एक पत्थर जैसा रूप ले लेते हैं। पत्थर बनता नहीं है, लेकिन पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है, इसीलिए लोग इसे पथरी कहते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा आपके भूगोल का, बचपन में अगर पढ़ा होगा तो हमने पढ़ा कि धूल धूल मिल करके कण बनते हैं, कण मण मिल करके एक थोड़ा सा चूरा बनता है, फिर वो धीरे धीरे चट्टान, चट्टान से फिर पत्थर, पत्थर से फिर पहाड़, ये कहानी बनती। तो छोटा 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 जमता जाता है और पूरा बड़ा सा रूप ले लेता है। और इसके कई कारण में से एक मेन कारण है कम पानी पीना। याद रखिएगा, कम पानी पीना कई बीमारियों का कारण हो सकता है। अगले डिस्कस करते हैं, वह आपका पैनक्रिएटाइटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनक्रिएटाइटिस? देखिए, पैनक्रिएटाइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास ऑफन कॉज्ड बाय गॉल स्टोन, जो कि अभी अभी आपने देखा, और क्रॉनिक अल्कोहल यूज। ठीक है, अब पैनक्रिएटाइटिस में आखिरी वर्ड है टाइटिस। टाइटिस का क्या मतलब है? ये जो टाइटिस लिखा है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जिस भी किसी शब्द के बाद टाइटिस लिखा होगा, उसका सीधा मतलब है कि उस पर्टिकुलर पार्ट के इन्फ्लामेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस अगला ही है, उसका मतलब है लीवर का इन्फ्लामेशन। कोलाइटिस यानी कि कोलोन का इन्फ्लामेशन। सो सेम पैनक्रिएटाइटिस में पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन। ये कई कारण से हो सकता है, गंदा खाना खाने की वजह से हो सकता है, आपके गॉल स्टोन की वजह से भी हो सकता है, और अधिक मात्रा में अल्कोहल कंजप्शन करने की वजह से भी हो सकता है, और कई मेडिसिन की वजह से भी होते हैं। तो आज के डेट में मैक्सिमम प्रॉब्लम में से कई प्रॉब्लम तो आपके दिनचर्या, खान पान की वजह से है, और कुछ कुछ दवाइयों के अनावश्यक रूप से ले लेने की वजह से भी होती है। इसलिए तो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस ज्यादा होना पड़ रहा है। और आज के केस में फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, हम सब आपको सलाह दे रहे हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अंधाधुंध मत खाइए, प्रॉब्लम तो आप ही को होगा। उसके बाद अगला है आपका हेपेटाइटिस। तो ये है आपका लीवर का इन्फ्लामेशन, जो कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में जानते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, मेडिसिन, अल्कोहल, या कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जेनेटिक भी हो सकता है, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देने की वजह से भी होता है। तो ये लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? लीवर हमारी बॉडी का मेन पार्ट है मेटाबॉलिज्म के रेस्पेक्ट में। मेटाबॉलिज्म मतलब कई कॉन्सिक्वेंस है। छोटा सरल भाषा में कहूं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, टॉक्सिक प्रोडक्ट को लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, लेस वाटर सोल्यूबल को मोर वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना, ये मेटाबॉलिज्म के कुछ एक कॉन्सिक्वेंस हैं। ये सारी जिम्मेदारी आपके लीवर की होती है। और अगर ये लीवर किसी भी कारण से, चाहे आपका अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा हो, चाहे इनमें से कोई भी कारण मैंने बताया वो ज्यादा हो रहा है, तो अपना काम करने से हाथ खड़ा कर देगा और आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी और लीवर का इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा। यही कहलाएगा आपका हेपेटाइटिस। उसके बाद अगला है आपका कोलोन पॉलिप्स, जो कि आगे कैंसर बन सकता है। कोलोन पॉलिप्स मतलब छोटे छोटे मस्से जैसे बनेंगे। अगर हम कोलोन, ये तो आपका कोलोन था, तो अगर ये कोलोन अगर मान लेते हो, तो इसमें छोटे छोटे इस तरीके से मस्से जैसे अंदर में चिपक चुके होंगे। रियल ओरिजिनल इमेज आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि मेरे सामने स्कैन हुआ था। इसमें आपको ये पॉलिप्स देखने को मिलेंगे। जनरली 50 साल के ऊपर ये कॉमन देखने को मिलता है, और उसमें बहुत ज्यादा डरने की कोई बात भी नहीं होती है।
लेकिन कुछ एक केस में ये आगे जाके कैंसर का रूप ले सकता है। इसलिए पहले अगर पता है, ये कोई सिम्पटम आपको दिख रहा है कि बार-बार आपको स्टूल जाना पड़ रहा है, हल्का-सा स्टूल में लाइनिंग बन रही है, मतलब प्लेन स्टूल पास नहीं हो रहा है, उस स्टूल में एक लाइन सी खिंची हुई नज़र आ रही है, तो ये एक कारण हो सकता है। तो कोलोनोस्कोपी कर करके इसके अंदर की स्टडी करते हैं, तो फिर छोटा-सा हिस्सा कट करके बाहर निकालते हैं और उसे कैंसर की जाँच के लिए, बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। तो ये आपका कोलोन पॉलिप्स हो गया, मैं आगे इमेज से समझाऊँगा। और लास्ट में अगर आप देख रहे हैं, तो यह आपका हीमोरॉइड्स, सरल सिंपल लैंग्वेज भाषा में बात करूँ तो पाइल्स, और सबके पीछे पाइल्स के पीछे का जो मेन कारण है, वो है आपका कॉन्स्टिपेशन। भाई स्टूल हार्ड हो गया है, इवैक्यूएट करोगे, प्रेशर लगाओगे, आपका रेक्टल वाला पार्ट छिलेगा, छिल-छिल करके इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो फिशर, फिस्टुला ये बनने लगेंगे। ये मेन कारण है। इसका कारण क्या है? पानी की कमी, फाइबर की कमी, स्ट्रेस, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई अनहाइजीनिक चीज़ों का कंज़म्पशन करना, फास्ट फूड, मैदा से बनी हुई चीज़ों का कंज़म्पशन करना, ये कुछ एक कारण है। सारे कारण एक साथ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, ये कुछ एक कॉमन कारण है, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया? तो ये हमारा पहला स्लाइड था, जिसमें हमने कुन-कुन चीज़ों के कॉमन के बारे में बात किया। चलिए एक-एक करके अब मेन डिज़ीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जीईआरडी के बारे में, इंक्लूडिंग पेप्टिक अल्सर। तो जीईआरडी को पहले शुरू करता हूँ। जीईआरडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपके गैस्ट्रो और ये वाला हिस्सा आपके इसोफेगियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? रिफ्लक्स हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, जो कि सही नहीं है, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? दो इमेज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, एक में नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे में प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मल को जरा ध्यान से देखिएगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा इसोफेगस, ठीक? इसोफेगस मतलब फूड पाइप, जिसमें से फूड जाता है। भाई जाने का रास्ता भी वही है, आने का रास्ता भी वही होगा। जिस सीढ़ी से ऊपर जाते हो, अगर फिसल गए तो उसी सीढ़ी से नीचे गिरोगे ना, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जाऊं इससे, गिरूं तो कहीं और से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फूड जा रहा है इसी से, तो एसिड भी निकलेगा तो इसी से तो ना निकलेगा। तो ये आपका इसोफेगस हो गया, और ये आपका स्फिंक्टर है, जो कैसा है? क्लोज है। देखिए ये स्फिंक्टर आपका क्लोज है, इसका ध्यान रखें, समझने में आपको आसानी होगी। डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर। तो ये आपका जो स्फिंक्टर है वो क्लोज है, नॉर्मल में क्लोज रहता है। तो ये फूड आ गया ना, ये वॉल्व जैसा होता है। कैसे वॉल्व जैसा होता है? इसमें अगर कोई फूड आ रहा होगा तो ये ओपन हो जाएगा और ये फूड अंदर चला जाएगा। लेकिन फूड के आने के बाद अगर ये जो एसिड बना है, जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, वो एसिड है। ये एसिड अगर जाना चाहेगा इस तरीके से, तो ये बोलेगा नॉट अलाउड, मैं दरवाजा बंद कर दिया हूं, आना अलाउड है, जाना अलाउड नहीं है भैया। एंट्री अलग होती है, एग्जिट अलग होता है, ये कह रहा है, ठीक है? तो ठीक है भैया, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो ये वापस आ जाता है। इसीलिए आपके में, मेरे में कोई भी एसिड का रिफ्लक्स, रीबाउंड, इस तरीके की जलन आपके इस गले वाले हिस्से में, इसोफेगस, गला नहीं बोल रहा मैं, इसोफेगस बोल रहा हूँ, इसमें जलन का एहसास आपको होता है, ठीक है? एहसास नहीं होता है, नॉर्मल है। अब उसकी प्रॉब्लम में क्या होता है? वही चीज यहाँ पे भी देखिए, सेम टू सेम। ये तो आपका जी वाला पार्ट है, ये आपका एसिड रिफ्लक्स है, ये स्फिंक्टर है, लेकिन स्फिंक्टर कैसा है? ओपन। स्फिंक्टर ओपन है। अब यहाँ पे किसी भी कारण से ज्यादा एसिडिटी बनने लगी, चाहे कुछ स्पाइसी खा लिया हो या कुछ भी कारण रहा हो, समोसा खा लेते हैं अपन लोग तो ये एसिड अब इस तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है? जाना चाह रहा है ना एसिड। तो रोकने वाला बोल रहा था पहले कि ना ना, नॉट अलाउड, लेकिन अब ये क्या कह रहा है? चलो यू कैन गो। ये स्फिंक्टर लूज हो गया है, ढीला हो गया है, और इसकी वजह से ये एसिड यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और आपको एसिड रिफ्लक्स के रूप में परेशान करेगा, ठीक है? ये आपका जो इसको तो खाना हमारे कोई काम का नहीं है, यहाँ से आपको परेशान करेगा। तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। अब एसिड के बारे में जब मैं कह रहा था, तो अल्सर भी इसी में समझ में आ जाएगा, कह रहा था वो देख लीजिए। ये हमारा जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, ये वाला लाइनिंग, ये हमें बचाने का काम करता है, अल्सर से बचाने का काम करता है। और ये ग्रीन में तो एसिड आप देख रहे हो। इन जनरल ये एसिड यहाँ पे अंदर पे ना जाए, इसीलिए ये आपका प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एनएसएआईडी ड्रग्स की वजह से ये प्रोटेक्शन लेयर हमारा खत्म हो जाता है। जो प्रोटेक्ट कर रहा था वही खत्म हो जाएगा, तो एसिड चला जाएगा उसके सरफेस पे, और वो बन जाएगा अल्सर का कारण। आई होप कि इस सिंपल डायग्राम से समझ में आया होगा। चलिए इसको करते हैं क्लोज, और नेक्स्ट डिजीज को देखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारा आपका कॉमन प्रॉब्लम अल्सर, जो अभी समझा रहा था वो अल्सर।
अल्सर क्या होता है? आपके पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करें तो पेट पे थोड़ा-सा कटाव, थोड़ा-सा छिलाव जस्ट बिकॉज़ ऑफ अटैकिंग और डिफेंसिंग फोर्स में इम्बैलेंस हो जाने का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अटैकिंग डिफेंसिंग? इसका पूरा डिटेल बहुत सरल भाषा में वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। एसिड होता है अटैकिंग, बाइकार्बोनेट होता है डिफेंसिंग। दोनों बराबर रहेंगे तो लड़ेंगे और कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर इनमें से अटैकिंग ज़्यादा हो जाए या डिफेंसिंग कम हो जाए तो एसिड का अटैक तो दिखना तय है। ये हमारा स्टमक आप देख रहे हैं, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर, स्मॉलर कर्वेचर। यहाँ पे इसोफेगस जो अभी अभी आपने देखा, तो अगर ये इसोफेगस पे अल्सर हुआ तो ये इसोफेगियल अल्सर कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये ड्यूडिनम में हुआ तो ये ड्यूडिनल अल्सर कहलाएगा। अगर ये हमारा आबी का गैस्ट्रिक यानी कि पेट वाले पार्ट में हुआ तो ये गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। और ये स्टमक है और ये ड्यूडिनम का हिस्सा है। इस पे क्या होता है कि यहाँ पे एसिड बनने लगते हैं। चलो इस तरीके से अपन समझते हैं, ये एसिड बनने लगता है। ये एसिड क्यों बना? आपने जब फूड लिया, इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये एसिड बनने लग जाता है। ठीक, ये एसिड आपके पैराइटल सेल से बनता है और इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये एसिड आगे आपके इंटरनल लाइन को डैमेज ना करे, इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है इस तरीके से। ये प्रोटेक्टिव लेयर इसको बचाता रहता है। लेकिन जस्ट बिकॉज लंबे समय से अगर आपने एनएसएआईडी यूज कर रहे हैं या कोई और अननोन नोन रीजन हो, तो ये हमारा जो प्रोटेक्टिव लाइन है वो खत्म हो जाता है। प्रोटेक्टिव लाइन खत्म हो जाएगा तो उसको बचाएगा कौन? वो बचाएगा कौन? तो फिर अल्सर होगी। कुछ ऐसे समझो कि मान लो कि ये हमारा मेन है जिसको हमको बचाना है। इसको बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बाहर में बैठा हुआ है। ये कोई एजेंट है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, बट वो बाहर में बैठा है, तो ये जा रहा है तो ये उसको अंदर जाने देगा नहीं, अंदर का काम खत्म। लेकिन अगर अभी ये वाला, सॉरी बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेंगे बाद में। तो ये अगर हमारा प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाए, रहे ही ना, तो अंदर तो जा करके इसको आराम से डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे अल्सर का। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं जो कि नए डिजीज को समझाएगा। ये है आपका डायरिया। डायरिया के भी कई कई कॉमन कॉजेस हैं। तो अगर कौन कौन से कॉमन कॉजेस हैं ये देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉजेस ऑफ डायरिया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो इरिटेट करता है, कई कारण से उसके हो सकते हैं, इस पे अभी नहीं जाऊंगा, लंबा चला जाएगा। दूसरा है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस केस में भी समझाया था हल्का सा। अगर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा किसी सिंड्रोम की वजह से, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कई कई लोग देखते हो जिसमें थायराइड कम ज्यादा, कुछ हार्मोन कम ज्यादा होते हैं, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके पीछे कारण भी ये कारण होते हैं। और अगर हम मोस्ट ऑफ द केसेस कॉमन कॉज के बारे में बात करें तो आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये ज्यादातर कारण में से। उसके बाद क्रॉनिक इन्फेक्शन, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, गलत खाना खा लिया, गलत पानी पी लिया, लंबे समय से परेशान कर रहेगा। उसके बाद है आपका माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, मतलब थोड़ा सा भी इन्फ्लामेशन हो गया है कोलोन में तो वो आपको इरिटेट करेगा, स्मूथ बना देगा लेयर को, इसलिए ज्यादातर पानी अंदर आने लगेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। और कुछ फूड एलर्जेंस या कुछ आपको कुछ कुछ एलर्जी होगी, वो भी कारण हो सकता है। मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कई सारे मेडिसिन ऐसे जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको लूज मोशन कॉज कर सकता है, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्सर से बचाने का काम करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी ड्रग के रूप में साइड इफेक्ट देख सकते हो। उसके बाद ये साइड इफेक्ट तो हो गया। पोस्ट सर्जिकल कुछ है, किसी को सर्जरी हुई है, जीआईटी से संबंधित सर्जरी हुई है, तो थोड़ा सा चांसेस सेप्सिस के बनते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले हमारे प्रॉब्लम पे। और अगला हमारा प्रॉब्लम है आपका कॉन्स्टिपेशन, जो कॉमन कॉज है आज के डेट में। कॉन्स्टिपेशन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जो मेन कारण है वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला होता है पानी की कमी। दूसरा मेंटल स्ट्रेस, कई बार बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद अगला कारण हो सकता है फाइबर्स का, जो आप लोग खाना खाते हो उसमें कुछ फाइबर्स ना हो, सैलेड्स ना हो, और गलत जंक फूड खाने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो देखिए ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पे स्टूल भरा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर स्टूल रखा हुआ है, ये सवारे स्टूल, तो इसके अंदर बाहर से वाटर आता रहता है, ठीक है, ये वाटर आता रहा। तो पानी अगर सही तरीके से आता रहेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। लेकिन कई कारणों से कि अगर या तो ये वाटर कम आ रहा हो, या अंदर से जो ऑलरेडी कुछ वाटर प्रेजेंट हैं, ये अंदर का पानी बाहर चला जा रहा हो, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ये स्टूल को हार्ड कर सकता है। और अगर कोई चीज हार्ड है तो उसको पुश करने में बहुत एनर्जी लगेगी, पुश नहीं हो पाएगा। और यहां से भी पुश नहीं हो पाएगा, तो ये वाले रेक्टल पार्ट में आपको कटाव छिलाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा है आपका पेनक्रिएटाइटिस। देखिए पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन,
इस पे आप देख सकते हो कि पैनक्रियास हमारा इन्फ्लेम्ड हो गया है और उसके कई कारणों में से एक कारण आपका गॉल स्टोन भी है। तो इस पे ज़्यादा कुछ और है नहीं। ये आखिरी स्लाइड है जिसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन कॉज़ ऑफ पैनक्रियाटाइटिस की, ठीक है? कौन-कौन से कॉमन कॉजेज़ हैं, इसको समझा देते हैं अपन को। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कॉजेज़ की, तो दीज़ आर द कॉमन, नॉट द ओनली कॉजेज़, बट दीज़ आर द कॉमन कॉजेज़। पहला है हेवी अल्कोहल यूज़। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, काफ़ी अधिक ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, तो आपको ये होने के चांसेस हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो गॉल स्टोन, जो कि आपने वहाँ भी देखा और यहाँ पे भी आप देखो। अगर आपके पित्ताशय की पथरी हो गई है, तो चांसेस हैं कि पैनक्रियाज़ में इन्फ्लेमेशन कॉज़ करेगा ही करेगा। उसके बाद कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनको आप ठीक नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आ चुके हैं अभी के डेट में तो फिलहाल। उसके बाद है बहुत अधिक मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स यूज़ करना, और कई ट्राइग्लिसराइड्स बहुत परेशान करते हैं वाक़ई में जब आप सीवीएस के बारे में पढ़ोगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ बेसिक सिम्पटम्स की, तो कॉमन सिम्पटम में से ये है आपका एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होगा। उसके बाद आपको नौसिया और वोमिटिंग होगी। नौसिया का मतलब है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग बट नॉट एग्ज़ैक्टली वोमिटिंग। बट वोमिटिंग मतलब हाँ, आप वोमिट आउट कर दोगे। उसके बाद वेट लॉस होगा। उसके बाद आपको डायरिया होगा और पेट में दर्द जैसा एहसास, रुक-रुक के दर्द जैसा एहसास होगा। ये देख सकते हैं आप, ये इन्फ्लेम होगा तो कैसे दिखेगा, कैसा हेल्दी था, कैसा दिखाई दे रहा है आपको। फिर डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं भई, क्योंकि आपको पता है कि पैनक्रियाज़ से ही तो आपका इंसुलिन बनता है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस के। यहाँ से देखिए ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या-क्या हैं। ये केवल सजेशन है, इट्स नॉट लाइक द ओनली ट्रीटमेंट। पहला है पेन मैनेजमेंट, भई पेन किलर खा लो, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो दर्द को ठीक करेगा, थोड़ी ना उसको ठीक करेगा। अगर आपका हाथ कट गया है, दर्द हो रहा है, आप दर्द गोली खाओगे, तो दर्द ठीक हो। कटा हुआ हाथ ऑटोमेटिक थोड़ी ठीक हो जाएगा, तो वो केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। दूसरा एंजाइम सप्लीमेंट, भाई किसी एंजाइम की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप रेक्टिफ़ाई कर सकते हो। उसके बाद डाइटरी में चेंज करो, फास्ट फूड, कोई भी अल्कोहल कंज़म्पशन, अनहाइजीनिक चीज़ें, उनको बिल्कुल अवॉइड करो। वो आप अपने डाइट में चेंज कर सकते हो। और लास्ट में अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका सर्जरी। एप्रोप्रिएट तरीके से सर्जरी करवा करके इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। पहला वीडियो था मेरे स्मार्ट बोर्ड में। कोशिश करी मैंने ट्राई करने की। आई होप कि आपको चीज़ें सही लगी होंगी, समझ में आया होगा। अगर कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, सजेशन छोड़ दीजिएगा। मेरे को अच्छा लगेगा। इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे करने की कोशिश करूँगा। हाथ बैठ जाएगा तो और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।